बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 जाके देखें ताकि आपका बेसिक नॉलेज बिल्डअप हो जाए और आगे फिर आप ये डिटेल जो फार्माकोलॉजी है वो इस लेक्चर में आप सुने। तो हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? हम आज के लेक्चर में एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे पेनिसिलिन का, कि किस किस बैक्टीरिया को वो किल कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या स्पेक्ट्रम है उसका, क्या रेंज है जिसमें वो बैक्टीरिया किल कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन पेनिसिलिन की क्या है, कौन कौन सी टाइप की पेनिसिलिन हमारे पास अवेलेबल हैं। तीसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन की, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह। और लास्ट भी हम पेनिसिलिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। अपने पहले टॉपिक की तरफ आए तो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन। हमें आगे क्लासिफिकेशंस पढ़ने से पहले इसका नॉलेज अच्छी तरह हमें होना चाहिए, क्योंकि इसी की बेस पे हम स्पेक्ट्रम डिसाइड करते हैं और हम उन जो टाइप्स होती हैं उसी की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, द एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस पेनिसिलिन इज डिटरमाइंड इन पार्ट बाय देयर एबिलिटी टू क्रॉस द बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल टू रीच द बीपीपी। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि पेनिसिलिन ने बीपीपी के आके अटैच होना होता है और उनको इनहिबिट करना होता है, असल काम इनका ये होता है। और बीपीपी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी आसानी से वो जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल को क्रॉस करते हुए और पेरिप्लाज्मिक स्पेस में कितनी आसानी से वो आ सकती है। कहने का मतलब ये है कितनी आसानी से वो डिफ्यूज़ होके आ सकती है और यहाँ पे बीपीपी के पर आके अटैच हो सकती है। जितनी ज़्यादा पेनिसिलिन को हिंड्रेंस काज होगी सेल वॉल से एंटर होकर यहाँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस तक आने तक, उतनी उसका स्पेक्ट्रम कम होगा। अच्छा, अब ये आसानी या मुश्किल किस पे डिपेंड करती है कि वो कैसे हम पता करेंगे कि ये वाली पेनिसिलिन आसानी से पास करके बीपीपी पे अटैच हो जाएगी या मुश्किल उसको दरपेश आएगी। तो इसके लिए फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग बीपीपी सस्पेक्टिबिलिटी टू दीज एंटीबायोटिक्स इंक्लूड साइज, charge, hydrophobicity of the particular beta lactam antibiotic। So एक तो डिपेंड करेगा साइज़ पे, जितना उसका साइज़ बड़ा होगा तो उतनी उसको रेजिस्टेंस सामना करना पड़ेगी पास आउट होते वक्त। इसी तरह जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसी क्या कहते हैं उसकी उतनी परमिबिलिटी कम हो जाएगी और उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी और वो बीपीपी तक मुश्किल से पहुंच जाएगी। इसी तरह हाइड्रोफोबिसिटी मतलब कितनी वो दवाई कितनी नॉन पोलर इन नेचर है, लिपिड सोलेबल है। जितनी वो लिपिड सोलेबल होगी वो उतना आसानी से सेल वॉल को क्रॉस करके और पेरिप्लाज्मिक स्पेस तक आ जाएगी। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा आगे। ये थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन कर लूँ, फिर डायग्राम से आपको विजुअलाइज कराऊंगा ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए। इन जनरल, ग्राम पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल दैट आर इजीली ट्रांसफर्ड बाय पेनिसिलिन एंड देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस दे आर सस्पेक्टिबल टू दीज ड्रग्स। सस्पेक्टिबल टू दीज ड्रग मतलब ड्रग आसानी से इन पे अटैक कर देती है और इनको किल कर सकती है। तो वो कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव आम तौर पर क्या होते हैं, ज़्यादा सस्पेक्टिबल होते हैं, ज़्यादा टारगेट होते हैं।
पेनिसिलिन के। क्यों? क्योंकि सेल वॉल से इजीली जो है पेनिसिलिन पास आउट हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ये जब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा ना तो ये आपको पता लग जाएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या फ़र्क है और क्यों ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा इजीली पास हो जाती है और ग्राम नेगेटिव में क्यों नहीं होती। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि एक ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक लेयर होती है सेल वॉल की, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में एक एडिशनल लिपोपॉलीसेकेराइड्स की मेम्ब्रेन होती है जिसने सराउंड किया होता है, और इस लेयर की वजह से क्या कहते हैं पेनिसिलिन आगे नहीं जा सकती, ये हिंड्रेंस काज करती है आउटर मेम्ब्रेन। आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, देखें। ये है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, ये है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ऊपर ये यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन हो गया। आप सेल वॉल और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान थोड़ी सी जो स्पेस बची है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस हम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक ही मेजर लेयर होती है सेल वॉल की, लेकिन इसमें क्या होता है ग्राम नेगेटिव में एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस, एक ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर हो गई, और ये एक ऊपर से क्या कहते हैं हो जाएगी लेयर, आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड्स की। तो ये एक और आउटर मेम्ब्रेन लेयर आ गई है, एडिशनल सिक्योरिटी बैक्टीरिया की आ गई। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ से इनको जो होंगी पेनिसिलिन, इसको पेप्टिडोग्लाइकन से आसानी से वो पास आउट हो जाएंगे नीचे, और यहाँ पे BPPs पेनिसिलिन बाउंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी और इनके साथ अटैच हो सकेंगी, यहाँ से इजीली पास आउट हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे इसकी वजह से ये जो आउटर लेयर है पॉलीलिपोपॉलीसेकेराइड्स की, ये पास नहीं हो सकती इसके थ्रू। तो ये सिर्फ इनका एक रास्ता है कि यहाँ से पेनिसिलिन जो है ये पोरिन्स के थ्रू, ये प्रोटीन्स हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी नीचे इधर, और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन होगी, और यहाँ पे वो BPPs के साथ बाइंड करके और अपना एक्शन कर सकेंगी। तो क्या हमने देखा कि ये एडिशनल लेयर की वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, मुश्किल होगी प्रोटीन को पेनिसिलिन को जाने में। तो सिर्फ एक ही रास्ता है पोरिन्स का, और आप देख सकते हैं कि पोरिन्स से कम अमाउंट में ही पेनिसिलिन यहाँ तक अपने टारगेट तक पहुँच सकेंगी। इसलिए क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन का कम एक्शन होता है, बहुत कम असर करती है ग्राम नेगेटिव पे, और कुछ स्पीशीज़ को ये किल कर सकती है ग्राम नेगेटिव की, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं उसको ये किल कर सकती है। ये स्पेक्ट्रम का इसलिए फ़र्क आता है। और अगर आपने पिछला लेक्चर भी देखा है तो उसमें एक पॉइंट था कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन कैसे डेवलप करते हैं, तो उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि डिक्रीज परमिबिलिटी टू पास थ्रू पोरिन्स को जो है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इनको नैरो कर देंगे। जब ये नैरो हो जाएंगे तो पेनिसिलिन आसानी से यहाँ से नहीं गुजर सकेगी, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया में टुवर्ड्स पेनिसिलिन्स। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा कि एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से पेनिसिलिन BP तक पहुंच सकती है, कितनी आसानी से। अच्छा, अब उसी की बेस पे हम क्लासिफिकेशंस देख लेंगे। देखें, पेनिसिलिन आर डिवाइडेड इनटू नैरो स्पेक्ट्रम एंड वाइड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मींस वो जो कम स्पीशीज़ को कवर करेंगी, कम स्पीशीज़ को किल कर सकेंगी, मतलब इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ को वो किल नहीं कर सकेंगी, उनको हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। वाइड स्पेक्ट्रम की पेनिसिलिन्स वो होंगी जो ज़्यादा स्पीशीज़ को
बैक्टीरिया की किल कर सकेंगी, उसको हम वाइड स्पेक्ट्रम कह लेंगे। ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम के आगे अगर हम देखें तो दो हम टाइप्स कह सकते हैं कि एक नेचुरल पेंसिलिन्स होती हैं जो नेचुरली फर्स्ट टाइम पेंसिलिन डिस्कवर हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू, वो नेचुरल पेंसिलिन थी जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। और नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम पेंसिलिन मतलब इससे भी ज़्यादा नेचुरल पेंसिलिन से भी ज़्यादा उसका स्पेक्ट्रम नैरोएस्ट होता है। जितना स्पेक्ट्रम कम होगा वो उतनी स्पेसिफिक हो जाएगी स्पीशीज़ के लिए। तो ये जो नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम पेंसिलिन्स हैं ये इनको हम एंटी स्टेफलोकोकल पेंसिलिन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ख़ास तौर पर एंटी स्टेफलोकोकल स्टेफलोकोकल स्पीशीज़ को किल करने के लिए बनाई गई हैं। ये सिर्फ स्टेफलोकोकल स्पीशीज़ को ज़्यादा टारगेट करती हैं, इसलिए ये नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम हम इनको कहेंगे पेंसिलिन्स। आगे वाइड पेंसिलिन की टू टाइप्स हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन्स एंड एंटी सूडोनोमल पेंसिलिन। इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बात आप गौर से सुनने वाली है। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड स्पेक्ट्रम टू दो स्पीशीज हु प्रोड्यूस बीटा लैक्टेमेज पेंसिलिनेजेस, वी एड इनहिबिटर्स ऑफ बीटा लैक्टेमेजेस e.g. क्लोवोनिक एसिड्स, सुल्बेक्टम एंड ताजोबेक्टम। हमने पहले भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या से रेजिस्टेंस काज करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं अपने में। एक फैक्टर ये था कि बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं जिनको हम बीटा लैक्टेमेजेस कहते हैं। वो क्या करते हैं, ये एक पेंसिलिन का स्ट्रक्चर है और ये बीटा लैक्टम रिंग है और इसी के थ्रू उसने अटैच होना होता है। तो बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेजेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं जिनको हम पेंसिलिनेजेस भी कहते हैं। वो जाके इस पे अटैक करते हैं बीटा लैक्टम रिंग को, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पेंसिलिन के स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, हम भी फिर आराम से बैठने वाले नहीं थे। हमने डिस्कवर कर लिए इनहिबिटर्स इन एंजाइम के लिए, बीटा लैक्टेमेजेस के एंजाइम के इनहिबिटर्स हमने डिस्कवर किए। तो अब हम पेंसिलिन के साथ ये इनहिबिटर दे देते हैं ताकि अगर कोई स्पीशी प्रोड्यूस कर रही है बीटा लैक्टेमेजेस तो उसको भी ये किल कर सकें। तो इस तरह हम स्पेक्ट्रम बढ़ा लेते हैं ये इनहिबिटर्स ऐड करके बीटा लैक्टेमेजेस के। और उन पेंसिलिन ये एक आप आर ग्रुप देख रहे हैं, ये नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमाइंस द ड्रग्स स्टेबिलिटी टू द एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड इफेक्ट्स इस एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। ये जो आर ग्रुप है ये डिटरमाइन करेगा कि वो ड्रग एसिड और एंजाइम्स के को झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, और एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को भी डिसाइड करेगा। वो कैसे कि अगर ये आर ग्रुप हैवी होगा मतलब ज़्यादा कार्बन आइटम्स वाला होगा तो वो इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, इस बीटा लैक्टम लिंक को की प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पे एंजाइम्स को आके और एसिड्स को आके अटैक नहीं करने देगा। हैवी अगर आर चेन होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा बीटा लैक्टम रिंग। तो वो दवाई वो पेंसिलिन क्या होगा, एसिड स्टेबल हो जाएगा और उसका स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाएगा। जो स्पीशीज़ बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही हैं उन पे भी ये इफेक्टिव हो जाएगा। देख लें, दोज हु हैव हैवी आर चेन हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेजेस एज R chain protects the beta lactam ring from activity of enzymes। तो जिसकी R chain ज़्यादा हैवी होगी वो इसको प्रोटेक्ट कर लेगी बीटा लैक्टम रिंग को, तो वो दवाई ज़्यादा स्टेबल होगी
और ज़्यादा उन स्पीशीज़ को भी हम दे सकेंगे जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम बना रहे हैं। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस अगर करें तो नेचुरल पेनिसिलिन पहले हम देख लेते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी आ जाती है, पेनिसिलिन वी आ जाता है। अच्छा, दे आर माइल्ड बल्कि कैन ईजली गो टू रिसेप्टर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बट कांट थ्रू ग्राम नेगेटिव पोरेंस। अच्छा, जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी हैं ये माइल्ड बल्कि होते हैं, मतलब इनका जो आर ग्रुप होता है वो ना ज़्यादा हैवी होता है ना ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, तो ये इजीली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थ्रू तो जा सकते हैं और उनको अटैक कर सकते हैं उनकी बीपीपी को, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी पोरेंस से नहीं गुजर सकते। ये किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं? इट वर्क्स अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम एंड स्पाइरोकीट्स बट फेल्स ऑन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई को भी क्या कहते हैं ये किल कर लेगा, क्योंकि उनके थोड़े से पोरेंस थोड़े से रिलेटिवली वाइड होते हैं, इसलिए उस पर भी इफ़ेक्ट कर लेगा। लेकिन फेल हो जाता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पे, ये आके फेल हो जाती हैं पेनिसिलिन जी और वी, क्योंकि ये माइल्ड बल्कि माइल्ड हैवी आर चेन होती है। जितनी आर चेन हम हैवी करते जाएंगे उतनी स्पेक्ट्रम शॉर्ट होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, और जितनी हम आर चेन को लाइट करते जाएंगे उतना स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता जाएगा। अब ये नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम हम करेंगे। नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब ये नैरोएस्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें उन्होंने जो आर चेन थी ना वो ज़्यादा हैवी बन गई, ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल हो गया, साइज़ बढ़ गया, तो बहुत कम बैक्टीरिया की सेल वॉल से वो पास हो सकेगी, इसलिए इसका स्पेक्ट्रम नैरो हो गया। और ये मेनली जो हम किस स्पीशी को अटैक करने के लिए यूज़ करते हैं वो है स्टेफिलोकोकल स्पीशीज़। एग्जांपल हम देते हैं जो नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उसमें मिथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डिक्लोसलिन एंड ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। मेथिसिलिन को अब यूज़ क्लिनिकली नहीं किया जाता क्योंकि ये नेफ्राइटिस काज करता है। अच्छा, आप ऐसा निमोनिक याद करने के लिए कर सकते हैं। आप एक फैमिली ले लें जिसमें मामा है, पापा है और उनकी बेटियां हैं। अब इसको हम कह लेंगे पापा कह लो, ये बहुत हैवी है, बल्कि है, तो इसको सेक्सुअली कोई हरास नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है मेल है। इनको आप कह लें ये माइल्ड बल्कि हैं। मामा की अब एज हो गई है, उनको भी कोई ज़्यादा अटैक नहीं कर सकता, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बॉडी गार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है, और पापा तो फिर पापा हैं। ठीक है, अब आगे आ जाएं। वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब इसमें एक टाइप थी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, इसको आप कह लें मॉडल्स। ये स्मार्ट सी हैं, ठीक है, और स्मार्ट हैं तो इसलिए, और फीमेल हैं तो इसलिए ये ज़्यादा सस्पेक्टेबल हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। तो इनके लिए हमें बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत होगी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये स्मार्ट मॉडल्स हैं, मींस कि ये इनका आर ग्रुप लाइट है। इसका आर ग्रुप लाइट होने की वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा बैक्टीरिया की सेल वॉल से क्रॉस हो सकेंगे, इसलिए इनकी
एंटी बैक्टीरियल जो स्पेक्ट्रम होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये नेगेटिव की जो स्पीशीज़ होंगी उन पे को भी अटैक कर सकेंगी। ये आप पढ़ लें, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। दीज ड्रग्स आर लाइक स्मार्ट लाइक मॉडल्स एंड हैव लेस light chain rings and base of beta-lactam ring is exposed, so they are vulnerable to penicillinases. So we add clavulanic acid, sulbactam that inhibit beta-lactamases. क्या कि ये इनका जो R रिंग है वो लाइट चेन है, इसलिए ये ज़्यादा बीटा-लैक्टामेसेस इन पे अटैक कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये मॉडल है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए बॉडी गार्ड की ज़रूरत होगी। तो उसी तरह इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम साथ क्लोवोनिक एसिड और ये सल्बैक्टम वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। एक और निमोनिक आपको बताता हूँ, हेल्प्स टू क्लियर एंटीरोकोकाई। इससे आपको ये याद रहेगा। H से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, E से इकोलाई, L से लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स पोस्टियस मिलिबेरिस, P से और S से साल्मोनेला एंड टू क्लियर्स एंटीरोकोकाई। और ये एंटीरोकोकाई ये सारे जो स्पीशीज़ हैं ये इनको अटैक करके इनको किल कर सकते हैं। इनमें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन्स में ये दो एग्जांपल्स आती हैं, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। अब हमने पहले ये पढ़ा, ये मामा थी, ये पापा था, ये कुछ ज़्यादा बल्कि था और हैवी, इसको क्या कहते हैं कि बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत नहीं थी। ये इसलिए ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए इसका स्पेक्ट्रम बहुत कम हो गया। ठीक है, नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम हो गया। ये माइल्ड था तो इसका मिड रेंज में स्पेक्ट्रम हो गया। ये स्मार्ट थी मॉडल की तरह, तो इसका स्पेक्ट्रम एक्सटेंड हो गया, इसलिए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स कहेंगे इनको। अब स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो इनके लिए बॉडी गार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लास्ट जो हम पढ़ते हैं, सुपर स्टार, सुपर स्मार्ट, सुपर मॉडल्स, जो इनसे भी बढ़ के स्मार्ट हैं, पतली हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो उनका क्या होगा कि वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होंगे, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट ज़्यादा हो सकती है, तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोटेक्शन की। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अगर ये इस तरह कहानी आप याद रखेंगे तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगी। सुपर स्मार्ट क्या ज़ाहिर कर रहा है कि ये ज़्यादा इनका आर चेन को बहुत ज़्यादा लाइट होगा, जिसकी वजह से ये बहुत से बैक्टीरिया की सेल वॉल को पास करके और BPPs मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तक पहुंच जाएंगी ये, क्योंकि ये स्मार्ट हैं। ये कहीं ना किसी सुराख से होके और अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगी, इसलिए इनका स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। दूसरी बात कि ये इवन सुडोमोनास एक स्पीशी है, सुडोमोनास एरोजिनोसा, इसको भी जाके किल कर देते हैं, इसलिए इसको हम एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स भी कहते हैं। वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट एक्ट ऑन ग्राम नेगेटिव इंक्लूडिंग सुडोमोनास। एग्जाम्पल क्या है, पेपरासिलिन और एग्जाम्पल पेपरोसिन, इसके अलावा टिकारसिलिन, एजलोसिलिन, कार्बेनिसिलिन, ये एग्जाम्पल्स आ गई इनकी एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स, और ये वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं। थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है, लेकिन आई होप आप झेल लेंगे। तो आगे फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ हम आएंगे। अब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ना है कि किस किस रूट से हम दे सकते हैं। तो एम्पिसिलिन को हम एम्पिसिलिन एंड एंटी स्टेफलोकोकल पेनिसिलिन्स जो थी उनको हम IV देते हैं या IM देते हैं,
और जो ओरली हम अवेलेबल हैं वो पेनिसिलिन वी होते हैं अवेलेबल, अमोक्सिसिलिन, डिक्लोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, ये ओरली अवेलेबल होते हैं एज ए टैबलेट। बाकी एम्पिसिलिन को मोस्टली क्या लगाया जाता है, आईवी या आईएम ऐसे लगाया जाता है। और अगर हम डिपोर्ट फॉर्म में देखें तो वो ये दो होती हैं जो एज ए डिपोर्ट अवेलेबल होती हैं। ये तो आपने वैसे पढ़ लेना, ये इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। आगे हम एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन को हम ओरली अवेलेबल होती है, तो हम अमोक्सिसिलिन का देखेंगे कि जीआईटी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, क्योंकि बाकी तो मोस्टली आईवी में अवेलेबल या आईएम में अवेलेबल होती हैं। ये 2-3 जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ ओरली हम देते हैं, तो वो जीआईटी के थ्रू पास होंगी। तो अमोक्सिसिलिन ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत एम्पिसिलिन के, एसिड्स के is stable in acid and it has better GIT absorption, so it is used for treatment of systemic infections but not good for intestine। अगर आपने सिस्टेमिक इन्फेक्शन है कोई, मतलब किसी ओवरऑल बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, तो आपने खून के थ्रू हो के वो जाएगा आगे जो भी ड्रग होगी। तो अगर तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन है फिर हम अमोक्सिसिलिन देंगे, लेकिन अगर आपने इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन के लिए आप दे रहे हैं तो फिर ये गुड चॉइस नहीं है एम्पिसिलिन, क्योंकि ये जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा जीआईटी में और ये ब्लड में चली जाएगी। तो ये जो इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हुई खड़ी है उसको ये नहीं डील करेगी। लेकिन एम्पिसिलिन क्योंकि पुअरली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, वो ज़्यादा देर तक रहेगी जीआईटी में, इसलिए इसको हम अगर एज ए ओरल दें, टैबलेट दें, तो जीआईटी इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वरना सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इन्फेक्शन है किसी भी सिस्टम में, तो हम अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं एज ए टैबलेट। अच्छा, तो एम्पिसिलिन को हम आईवी यूज़ करेंगे सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए, और टैबलेट अगर हम फॉर्म में देंगे तो जीआईटी के लिए देंगे। और क्या है कि ये पुअरली एब्जॉर्ब पेनिसिलिन्स अक्सर जो होती हैं एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन्स, वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं। अगर मील बंदे ने कुछ ना कुछ खाया हो तो ये अक्सर पेनिसिलिन्स आपको खाने से 1 घंटा पहले तकरीबन लेनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अब हम पढ़ेंगे। तो ड्यू टू पोलर नेचर दे आर नॉट लिपिड soluble, therefore they can't enter into the cells, they effectively kill bacteria that are extracellular, that are well distributed in extracellular fluids। तो ये जो पेनिसिलिन्स होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बैक्टीरिया होती हैं उनको किल करने के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। ये ह्यूमन हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर एंटर्स नहीं होती। ये जो क्लास है फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होती हैं वो इंट्रासेलुलर जाके किल कर सकती हैं। जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हो उनको भी किल कर सकती हैं, लेकिन ये मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ही फ्लूइड में ही रहती है पेनिसिलिन, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, पोलर इन नेचर है। और ये पेनिसिलिन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि ये पोलर है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगी। लेकिन जब ब्लड ब्रेन इन्फ्लेमेशन होती है, एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस होगा, तो तब ब्लड ब्रेन बैरियर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब पेनिसिलिन क्रॉस कर सकती हैं और उसको हम एज ए ट्रीटमेंट पेनिसिलिन को हम यूज़ कर सकते हैं एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस में। अगर हम एक्सक्रीशन का देखें तो जो ज़्यादातर रूट होता है, मेनली 90% वो किडनीज़ के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होती हैं, थ्रू यूरिन जाती हैं।
लेकिन जो एक है नेफसिलीन एंटी स्टेफलोकोकल जो पेनिसिलिन थी वो लीवर के थ्रू जाती है। बाकी दे आर फ्रीली फिल्टर्ड इनटू वुमेन्स कैप्सूल एज वेल एज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन बाय ऑर्गेनिक एसिड एक्सक्रीटरी पंप। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ये ल्यूमेन है ना, ये समझ लें ल्यूमेन है नेफ्रॉन का, तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होगा। तो ये ट्रांसपोर्टर जो है इसको ल्यूमेन में पेनिसिलिन को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होंगे जो एक्टिवली एटीपी को यूज़ करते हुए ये पेनिसिलिन को ट्रांसपोर्ट करेंगे ल्यूमेन में और इसके थ्रू एक्सक्रीट होगा। 90% जो ड्रग होगी वो इसी तरह एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके और ल्यूमेन में हम भेजेंगे और वहाँ ल्यूमेन से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इनको कहते हैं, इन पंप्स को ट्रांसपोर्टर्स को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेटरी पंप्स। अब हम एक और यहाँ पे पॉइंट ये बताने का मकसद ये था कि एक अगर और ड्रग हम साथ दे दें पेनिसिलिन के साथ मिला के जो इन ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ करने लग जाए, अच्छा इन ट्रांसपोर्टर को वो यूज़ करने लग जाए और पेनिसिलिन को मौका ही ना मिले वो यहाँ इधर ट्रांसपोर्ट हो ल्यूमेन में, तो ज़्यादातर पेनिसिलिन क्या रह जाएगी, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रह जाएगी और रिटेंशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हाफ़ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी पेनिसिलिन की। तो हाफ़ लाइफ पेनिसिलिन की ज़्यादा करने के लिए हम साथ ये ड्रग देते हैं प्रोबेनासिड। वो प्रोबेनासिड क्या करते हैं कि वो इन पंप्स को यूटिलाइज कर लेती है और पेनिसिलिन को मौका नहीं मिलता, वो फिर यहीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह जाती है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लें कि हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी एक क्लासिफिकेशन टाइप है एंटीबायोटिक्स की, उनको पेनिसिलिन के साथ हम मिला के दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाएगा क्योंकि क्या होता है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स it is because penicillins provide A's for aminoglycoside to be pumped actively into the cytosol by weakening the cell wall of the bacteria. These two drugs must not be put in the same container. अच्छा, ये क्या होता है कि aminoglycosides ने cytosol में जाके एक्ट करना होता है। तो क्या होता है कि अगर हम पेनिसिलिन भी साथ देंगे तो सेल वाल पेनिसिलिन सेल वाल वीक कर देगी और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो ईज़िली अंदर ट्रांसपोर्ट होकर सेल में और अपना काम दिखा देगी। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और पेनिसिलिन का। बहुत ही कुछ टॉपिक हैं। तो अब तो सबसे पहला जो अगर हम पेनिसिलिन का देखें साइड इफ़ेक्ट एडवर्स रिएक्शन वो हाइपर सेंसिटिविटी है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग्स हैं ये। लेकिन इसके भी बाज़ात एडवर्स रिएक्शंस कुछ ना कुछ आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। उसमें से ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2 एंड 3 ये 3 रिएक्शंस हो सकते हैं और एनाफिलेक्टिक शॉक आपको आ सकता है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं 10% कह लें जिनको पेनिसिलिन के साथ एलर्जी होती है, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि आप पहले जो है पेशेंट से हिस्ट्री ले लें कि पहले आपको कभी लगा हो और आपको ड्रिप लगाई हो या पेनिसिलिन लगाई हो तो आपको रिएक्शन तो नहीं कर गई, या आप थोड़ा सा पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा के देख लें, अगर क्या कहते हैं रिएक्ट करना होगा तो वहाँ पे रेडनेस सी हो जाएगी, वहीं इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये आपने हाइपर सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के देना है, पेनिसिलिन को देना है। इसी तरह डायरिया हो सकता है। डायरिया की रीज़न ये होती है कि अगर आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन दे रहे हैं जिसको जो काफ़ी स्पीशीज़ बैक्टीरिया की स्पीशीज़ को किल कर रहा है, तो अगर वो
हम दे रहे हैं तो बाय ओरली दे रहे हैं, तो जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में जो नेचुरल फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का, उनको डिस्टर्ब कर देगा। नेचुरल फ्लोरा को, जो नेचुरली बैक्टीरिया वहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो कोई डिसीज़ नहीं काज कर रहे होते, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब कर देगा। अब जब उनको किल कर देगा, जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होंगे नेचुरल फ्लोरा के, तो जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया थे प्रेजेंट, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था कि वो प्रोपागेट कर सकें, क्योंकि फूड की लिमिटेशन होती है वहाँ पे। बैक्टीरिया एक दूसरे से ऑक्सीजन और फूड के लिए compete कर रहे होते हैं। तो जब हम गुड बैक्टीरिया, जब हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो ये काफ़ी कभी कभार ये होता है कि गुड बैक्टीरिया, नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो पहले ग्रो नहीं कर सक रहे थे वो ग्रो कर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डायरिया अक्सर हो जाता है। और एक्सट्रीम कंडीशन ये हो सकती है कि आपको जो वो एंट्री हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाए और एक मेम्ब्रेन झिल्ली सी, फॉल्स झिल्ली सी बन जाए उन पर ऊपर। इसको हम सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से होती है। तो एक्सट्रीम कंडीशन एक्यूट, ये रेयर है, लेकिन एक्यूट कंडीशन ये हो सकती है कि ये इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो डायरिया भी हमने एक्सप्लेन कर दी। इस तरह आप नेफ्राइटिस एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये भी एडवर्स इफ़ेक्ट है एक, पार्टिकुलरली जो मेथिओनिन थी ना, वो ये नेफ्राइटिस काज कर रही थी। कि जब डॉक्टर्स ने देखा कि जो हम ड्रग्स मेथिओनिन जिसको दे रहे हैं उनको नेफ्राइटिस काज हो रहा है, तो फिर इन्होंने डॉक्टर्स ने ये ड्रग देना बंद कर दी। पेशेंट्स को अब क्लिनिकली ये यूज़ नहीं की जाती। इसी तरह पेनिसिलिन जो होती हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होती हैं। ये अगर न्यूरॉन्स तक पहुंच जाएं तो उनको इरिटेट करती हैं, इरिटेशन काज करती हैं। और अगर कोई बंदा एपिलेप्टिक है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सीजर भी वो ट्रिगर कर सकती हैं। तो ये भी आपने देख लेना है कि एपिलेप्टिक वगैरह को देखभाल की आपने ये देनी है। इसके बाद आगे हीमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटीज़, ब्लड में टॉक्सिसिटी काज करता है। वो क्या आता है कि पेनिसिलिन्स जो हैं प्लेटलेट्स पे एक्ट करके उनकी जो कोगुलेशन की एबिलिटी होती है उसको कम कर देती हैं। और इसके अलावा क्या करती हैं, साइटोपेनियाज, मतलब जो ब्लड सेल्स की काउंट होता है उसको कम कर देती है। तो ये कुछ पर्सनस में ये साइड इफ़ेक्ट क्या कहते हैं आता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उसको आप उसका ब्लड काउंट हम देखते रहते हैं ताकि उसका काम तो नहीं हो रहा। कुछ पर्सनस में ये हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम ये ट्रीटमेंट पेनिसिलिन का कर रहे हों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटाइन टॉक्सिसिटी। तो कैटाइन टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है कि हम जो पेनिसिलिन देते हैं वो अक्सर सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो एक लंबे अरसे से कोई पर्सन पेनिसिलिन ले रहा है तो सोडियम भी जा रहा है अंदर, सोडियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सोडियम के लेवल वहाँ पे अब नॉर्मली हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम हाईली पोटेंट ड्रग यूज़ करो, मतलब जो कम mg हो, कम अमाउंट में दें, लेकिन इफ़ेक्ट थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा हो, ठीक है। हम इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि हाईली पोटेंट पेनिसिलिन की जो ड्रग्स हैं उनको दिया जाए। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको समझ आई है नहीं आई, अच्छा लगा है बुरा लगा है, जैसे भी लगा है हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। आप ज़रूर बताएं हमें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।